हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। तो वन शॉट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। काफी मार्क्स गिविंग चैप्टर है और हर लगभग बाकी चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को चालू करते हैं, एसएचएम को चालू करते हैं वन शॉट सीरीज के लिए। तो अब देखो, सीधी बात, नो बकवास, अपन चालू करते हैं एसएचएम में स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर से, है ना। एसएचएम जो आता है हमारे मन में, जब भी हम एसएचएम बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, हमारे सामने इमेजिनेशन में आती है एक स्प्रिंग। तो यहाँ पे पहले ही मैंने स्प्रिंग डाल दी है। मान लो एक स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है, देखो यहाँ पे नेचुरल लेंथ लिखा हुआ है। इस स्प्रिंग को जो है ब्लॉक अटैच किया है, नेचुरल लेंथ पे है, कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं है, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। लेकिन इस ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके गया, मतलब एक्स डिस्टेंस हम लोग आगे चल गए, तो स्प्रिंग के ऊपर पीछे कितना फोर्स लगेगा, स्प्रिंग की वजह से kx फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर। और यहाँ से अगर मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो आप जानते हो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे आगे पीछे ऑसिलेशन होता रहेगा ब्लॉक का, है कि नहीं। इसी को हम लोग जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अब ऑसिलेशन जो होता है, और ऑसिलेशन जो होता है दैट्स अ डिफरेंट टर्म। ऑसिलेशन में कई सारे पीरियोडिक मोशन भी आ जाते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ना, उसका मोशन भी जो है हम लोग ऑसिलेशन बोल सकते हैं। जो आगे पीछे वाला टू एंड प्रो, आगे पीछे वाला पीरियोडिक मोशन होता है, उन सबको ऑसिलेशन बोलते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एसएचएम। एसएचएम में मैथमेटिकल कंडीशन है, एसएचएम जो है ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है। उसमें ये कंडीशन होती है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन है भाई, तो जब भी आपको जो है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब जहां पे आपका नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, मीन पोजीशन से जब भी आपको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करेंगे, तो आपको पीछे बुलाने के लिए, आपकी ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए, आपकी औकात दिखाने के लिए आपके पास जो फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। आपकी जो है पोजीशन को वो क्या करता है, रिस्टोर करता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है kx ऐसे लगना चाहिए, kx मतलब x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इस तरह का फोर्स जब भी लगेगा तब वहां पे एसएचएम की संभावना जरूर बनती है कि नहीं। F इज इक्वल टू माइनस kx, k को क्या बोलते हैं, एसएचएम कांस्टेंट, यहाँ पे k को आपने को बोला जाता है, तो k इज कॉल्ड एज एसएचएम कांस्टेंट। इस डायग्राम में स्प्रिंग कांस्टेंट ही एसएचएम कांस्टेंट है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। हर फिजिकल सिचुएशन में अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग फोर्स इक्वेशन हम लिखेंगे, तो वहां पे x के साथ जो भी प्रोपोर्शनलिटी आएगी, जो भी ये कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोल देंगे एसएचएम कांस्टेंट। अभी के लिए तो एसएचएम कांस्टेंट ही अपना स्प्रिंग कांस्टेंट आपको सेम दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx को हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि फोर्स अगर आगे है तो x पीछे है, या x पीछे है तो फोर्स आगे है ना, वेक्टर डिफरेंस है उसका डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है। तो A इज इक्वल टू आप लिख दो k बाई m, है ना, फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो मास इधर भेज दो, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है k बाई m कर दिया आपने, k बाई m को जो है कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, k इज एसएचएम कांस्टेंट, m इज मास, उसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा कहाँ से आया, दैट वी विल डिस्कस इन द सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू, और इसको भी जो है ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, एक्स को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखो। तो ये जो इक्वेशन बनती है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन आप निकालोगे तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज एक्स, क्या बोलते हैं, एसएचएम का इक्वेशन। इसमें एक है सर, ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से आगे कितना मैक्सिमम जा सकता है, जितना आगे जाएगा उतना ही मीन पोजीशन के पीछे जाएगा, एंड उसकी कुछ लिमिट होगी ना, उस लिमिट, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ए, मतलब एम्पलीट्यूड बोलते हैं। साइन तो पता है आपको, ओमेगा टी, ओमेगा तो अपना ये वाला रहा, ओमेगा कहाँ गया सर, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, और प्लस अल्फा, अल्फा को बोलते हैं इनिशियल फेज, विच डिपेंड्स कि आपने एसएचएम कहाँ से चालू किया है, मीन पोजीशन चालू किया, यहाँ से चालू किया, कहीं यहाँ से चालू किया, कि बीच में से चालू किया है, तो वो अल्फा की वैल्यू इनिशियल फेज के हिसाब से निकलती जाती है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया एसएचएम का। अब देखिए वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, है कि नहीं। अगर आप मीन पोजीशन पे हो, मीन पोजीशन क्या होता है सर, x इक्वल टू 0, व्हाट इज x, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। याद रखना, ये जो इक्वेशन मैंने बकबक की अभी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अल्फा, इसमें x कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, x कोई डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, x का सिंपल नाम है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे x 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं, उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, जहाँ पे नेट एक्सेलरेशन 0 है, उसी को हम लोग मीन पोजीशन बोल देते हैं। तो मीन पोजीशन से अगर आप चालू करते हो तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उसके आगे आप नहीं जा सकते, मतलब वहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे भी स्पीड आ गई तो फिर काय की एक्सट्रीम, उसके भी आगे चले जाओगे, है कि नहीं। तो आप याद रखें, मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, 0, मिनिमम नहीं, 0, है कि नहीं। तो यहाँ से जो है स्पीड देखिए, मैक्सिमम से क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, फिर आप वापस आओगे, है कि नहीं, फिर यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर इधर आओगे और फिर जाके यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो ये जो आपने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, इसके लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड टी, है कि नहीं। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम जाना, फिर वापस मीन पे आना, ये हो गया आधा ऑसिलेशन। फिर इस मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम पे आके फिर वापस मीन पे आना, ये कंप्लीट जो हुआ दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन, जिसमें आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए 4a का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा क्योंकि फिर से आप लोग मीन पोजीशन पे वापस आ गए। तो दैट इज कॉल्ड एज, इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, जब आप जो है मीन से राइट एक्सट्रीम जाते हो तो आपकी वेलोसिटी आप देख रहे हो, पहले मैक्सिमम थी और बाद में 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा,
डिक्रीज हो रही है। बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट सब क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सारे जो है इधर जाने पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। वापस जब आओगे यहाँ से, जब आप वापस आओगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी मतलब स्पीड बेसिकली बढ़ेगी, वापस आ रहे हो आप मीन पोजीशन की तरफ, और एक्सेलरेशन उसके साथ साथ जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब क्या होंगे, घटेंगे। इस तरीके से आप इधर जाओगे फिर से, तो फिर से जो है आपकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और फिर ऊपर इधर आओगे, वापस आओगे तो फिर से वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ चीज़ों की। तो हमारे पास इक्वेशन है वैसे चमे है ये x इक्वल टू a sin ओमेगा टी अल्फा। फिर से बता रहा हूँ, x का नाम है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, नथिंग एल्स। तो x को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा टी अल्फा। तो x की वैल्यू में जो है साइन आता है, v में जनरली cos आता है, और एक्सेलरेशन को इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। इस तरीके से x, v और a हमारे सामने यहाँ पे दिखते हैं हमको। उसके बाद ये जो है एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, x हो गई, ये सब टाइम के फंक्शन है ना। ये जो इक्वेशंस लिखी है सारे में आपको टाइम दिखेगा, ये सारे टाइम के फंक्शन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब किसी एक जगह पे, किसी एक दूरी पे अगर आप हो बिना टाइम के, है ना, किसी एक जगह पे अगर हो तो उसमें वेलोसिटी क्या आएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ s। फिर आप देखिए v को अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, है कि नहीं, हाफ m, इसको स्क्वायर कर दो, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर तो क्या होता है, तो हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, टाइम नहीं, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, है कि नहीं। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना तो क्या करूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v कौन सा वाला, t वाला अगर मुझे डालना है तो ये वाला डाल दूंगा मैं, है ना, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बना दिया टाइम के फॉर्म में, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, x के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला है हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब ये k है बेसिकली, है ना, ये क्या है बेटा, हाफ के a स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। अब ये u नॉट क्या चक्कर है भाई, u नॉट 99.9 केसेस में जो है जीरो होता है। u नॉट मतलब मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ भी एज्यूम की जा सकती है। हम लोग जो है बाय डिफॉल्ट मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इतना ही बचता है, हाफ के a स्क्वायर, दैट्स इट। अरे सॉरी, ये हाफ के a स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाफ के x स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर u नॉट जीरो नहीं है तो फिर आपको u नॉट को भी इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो u नॉट इज अ मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी। अगर मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के x स्क्वायर, है कि नहीं। दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आपके सामने है हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट, है कि नहीं, और टोटल एनर्जी x के इंडिपेंडेंट है, इट्स अ कांस्टेंट, आप देख ही सकते हो, इसमें x नहीं आता, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं। मीन पोजीशन पे आइए, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो या मिनिमम बोल सकते हो। फिर एक्सट्रीम पे आइए, एक्सट्रीम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरीके से एनर्जी टोटल क्या रहती है, बैलेंस रहती है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन एसएचएम, है कि नहीं। एनर्जी अगर कम होती है तो दैट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल ऑसिलेशन में एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखिए एनर्जी का डायग्राम से, है ना, एनर्जी वर्सेस क्या बोलते हैं एक्स के डायग्राम। तो ये ब्लू वाला डायग्राम देखिए, ब्लू वाला डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी का है। जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, मतलब मीन पोजीशन पे हम लोग होंगे, तो अगर 99.9% वाला केस है, मतलब मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी है, तो ग्राफ यहाँ पे नीचे टच करेगा, और जब हम एक्स इक्वल टू ए पे जाएगा तो ग्राफ अपने मैक्सिमा पे जाएगा। मैक्सिमम मतलब हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है कि नहीं। उसके बाद देखिए व्हाइट वाला ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है व्हाइट वाला। यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ऊपर है, मतलब हाइट उसकी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ग्राफ नीचे आ चुका है, मतलब जो है व्हाइट वाला ग्राफ, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो रहेगी। आपकी मीन पोजीशन की एनर्जी अगर यू नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा, काइनेटिक का वैसे ही यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका ग्राफ जो है इस केस में, जहाँ पे आपका मीन पोजीशन की एनर्जी जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर, ये ब्लू वाला पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, काइनेटिक को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो गए। अब देखिए एनालॉजी देखते हैं हम लोग, है ना। हमने अभी देखा कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये एसएचएम का इक्वेशन है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एसएचएम तो एक लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में होता है ऐसे आगे पीछे, है कि नहीं। ओमेगा कहाँ से आ रहा है उसमें, है ना, ओमेगा तो सर्कुलर मोशन के लिए आता है कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन का और एसएचएम का एक बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध है देखिए, हम लोग ये इमेजिन करते हैं ऐसे, हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे हैं बेटा कि सर्कल और मोशन और क्या बोलते हैं एसएचएम का इमेजिनेशन क्या करना है। तो इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है ऊपर, ये लाल वाला पार्टिकल, ये यूसीएम कर रहा है। यूसीएम मतलब आपका ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा ऐसे, इसकी परछाई देखिए, इसका शैडो देखिए, इसका प्रोजेक्शन देखिए ऑन दिस ब्लू वाला डायमीटर, है ना, ब्लू वाला डायमीटर। तो आप देखेंगे ये पार्टिकल जब यहाँ आएगा, उड़ते उड़ते, उड़ेगा नहीं, ओमेगा से आ रहा है, यहाँ आएगा, मतलब मान लो थीटा एंगल कवर कर लिया उसने, तो आप देखेंगे कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी टाइम में जो है थीटा एंगल उसने कवर कर लिया। तो इसकी जो परछाई होगी, इसकी जो परछाई, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो बराबर यहाँ पे कहीं होगा,
है कि नहीं, यहाँ पे होगा, मतलब जितने टाइम में ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, उसकी परछाई यहाँ से यहाँ चली गई, तो उस परछाई का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस परछाई का डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो x इज इक्वल टू आएगा, अगर आपका ये a है, क्योंकि इस रेडियस जो है सर्कल की हमने a रखी है, एम्पलीट्यूड रखी है कि नहीं, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक परछाई जाएगी तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a और थीटा है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा t, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है तो किसका आ रहा है, SHM का आ रहा है। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल की परछाई आप लोगे डायमीटर पे, वो परछाई आगे पीछे जाएगी, जैसे ये सर पार्टिकल जब इधर आएगा तो परछाई इधर आएगी, दोनों मिल जाएंगे। फिर पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाला ऐसे आएगा तो उसकी परछाई जो है ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन उसकी परछाई कर रही है यहाँ पे SHM, है कि नहीं। ये परछाई जो है आगे जा रही होगी इस तरफ, है कि नहीं। तो जब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो परछाई आगे जाएगी, फिर ये पार्टिकल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो परछाई पीछे आएगी, फिर ये पार्टिकल इधर आएगा, फिर से परछाई इधर आएगी, फिर पार्टिकल ऊपर जाएगा तो परछाई फिर से वापस आ जाएगी। जब UCM वाले का मतलब सर्कुलर मोशन वाले का एक सर्कल कंप्लीट होगा, उसी टाइम में जो है ऑसिलेशन वाले का भी एक ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के टाइम पीरियड सेम आते हैं। तो इस तरीके से जो है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ओमेगा t। अल्फा का है सर, अल्फा है कि नहीं, अल्फा का नाम है इनिशियल फेज बेटा, है ना। उसका मतलब क्या है, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे हम लोग यहीं पे थे, हम लोग ने यहाँ से चालू नहीं किया, t इक्वल टू 0 पे जो है हम लोग यहीं पे थे, हमारा SHM यहाँ से चालू होता है, हमारा SHM अगर यहाँ से चालू होता है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ है, उसकी परछाई यहाँ है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ से, मीन से चालू नहीं कर रहे हम लोग। तो हमने ऑलरेडी कितना एंगल कवर कर लिया, मतलब ऑलरेडी इसको बोलते हैं अल्फा, है ना। ऑलरेडी कितना एंगल हमने कवर कर लिया इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे हमने ऑलरेडी जो एंगल कवर किया है उसको हम बोलते हैं अल्फा, है ना। अल्फा की वैल्यूज हम बाद में याद रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, फेज का मतलब क्या होता है, फेज ऑफ SHM का मतलब होता है ओमेगा t प्लस अल्फा। साइन, साइन के साथ ये ब्रैकेट देख रहे हो, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ओमेगा t प्लस अल्फा, उसको हम बोलते हैं फेज। और इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है सर, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, इसमें t इक्वल टू 0 तो आपको अल्फा मिलेगा। इनिशियल फेज मतलब ऑलरेडी आपने जो है SHM जहाँ चालू किया है उस वाले पॉइंट का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है सर्कुलर मोशन में। तो इस तरीके से अल्फा को यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज इसको बोला जाता है। अब कुछ अल्फा की वैल्यूज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए अलग अलग पोजीशन के अल्फा मैंने बनाए हैं। अगर आप मीन पोजीशन से चालू करते हो, अगर आप मीन पोजीशन पे चालू करते हो तो आप बराबर SHM में जो है मीन पोजीशन से चालू करते हो, मतलब आपने जो है यही वाला डायग्राम देख लो ना, आप अगर मीन से चालू करते हो तो आपकी परछाई जो होगी, मतलब आपका जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल होगा यहाँ पे होगा, उसने एंगल घुमा ही नहीं होगा, तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन पे अल्फा 0 होता है, याद रखें। अगर आप a/2 चालू करते हो तो आपका अल्फा हो जाता है 30 डिग्री, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है अल्फा का, ये रहा sin इनवर्स ऑफ x नॉट बाई, मान लो आपको a/2 का निकालना है तो x की वैल्यू a/2 डाल दो, a/2 अपॉन a 1/2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आपको पता है sin 30 1/2 होता है। तो अगर आप a/2 से चालू करते हो, राइट में जाते हो, है कि नहीं, तो आपका अल्फा लिया जाएगा 30, है कि नहीं। फिर अल्फा की वैल्यू 45 मतलब a/√2, अल्फा की वैल्यू 60 मतलब a√3/2, अल्फा 90 मतलब x इज इक्वल टू a। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, आपका SHM वाला यहाँ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर चुका है कि नहीं, इस तरीके से। उसके बाद आप वापस आ रहे हो, है ना, वापस आते हो आप, है ना, आप जाते हुए तो 90 डिग्री चले, फिर आप वापस आते हो x इज इक्वल टू a/√3/2 पे, तो आपका अल्फा हो जाता है 120 डिग्री। अब ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू a√3/2 पे दो अल्फा आ रहे। अगर आप जा रहे हो एक्सट्रीम की तरफ तो अल्फा कितना है आपका 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है कि नहीं। और जब आप जो है एक्सट्रीम से वापस आ रहे हो, फिर से आप इस जगह पे आते हो a√3/2 पे, अब आप मीन की तरफ जा रहे हो तो आपका अल्फा हो जाता है 120 डिग्री, जाना आना दो केस है। फिर आप वापस आइए, x इक्वल टू a/√2 पे 135 डिग्री आएगा आपका, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, सारे एंगल 90 से बड़े होंगे। अल्फा इक्वल टू 30 a/2 पे था, वापस आते वक्त अल्फा इज इक्वल टू 150 a/2 पे आपको मिलेगा। और फिर जब वापस आओगे तो आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन में भी आधा एंगल 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जो है आप चल चुके हो तो आपका आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 180 डिग्री एंगल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे चलिए, है ना, -a/2 पे आइए तो 210 डिग्री 30 डिग्री का फर्क है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का फर्क है। फिर जो है आगे चलिए 225 240 270 इस तरीके से फिर आप बचे हुए 180 कंप्लीट कीजिए। तो जब सर्कुलर मोशन में 360 डिग्री एंगल कवर होता है, अपने SHM का एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये सारे अल्फा की वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द पार्टिकल विच इज एट -√3/2a गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो -√3/2a कहाँ है सर, ये रहा, गोइंग टुवर्ड मीन पोजीशन मतलब ऊपर वाला नीचे वाला ये रहा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 300। इस तरह सारे अल्फा आपको याद रहेंगे। तो फटाफट आंसर आएंगे, क्वेश्चन करते ध्यान से देखिए। फाइंड टाइम टेकन टू गो फ्रॉम x इक्वल टू +a टू -√3/2a। तो ध्यान से देखिए, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू
प्लस ए, है कि नहीं, प्लस ए। यहाँ से चालू करना है सर, यहाँ से कहाँ जा सकते हो, यहाँ से आगे तो जा नहीं सकते, आगे कुछ है नहीं, तो पीछे जाओगे, यहाँ से इधर चालू करना है और कहाँ तक आना है सर, x इज इक्वल टू -√3/2 a, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आना है कि नहीं, तो कितना एंगल लगेगा, तो यहाँ का एंगल कितना था बेटा, आपने देखा था 90 डिग्री था, है कि नहीं। अभी देखा था हमने यहाँ का एंगल कितना था, -√3/2, लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो 240 हो जाएगा, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमने कितना एंगल चला रहे, 90 से चालू करके हम लोग यहाँ तक चले, मतलब 150 डिग्री एंगल हमने चला, है कि नहीं। 150 डिग्री एंगल चलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा बना रहे, तो 5t/12। ये कैसे निकाला मैंने, तो ध्यान से देखिए, 360 डिग्री एंगल के लिए लगता है आपको टाइम पीरियड t, तो 150 के लिए कितना लगेगा वही निकालना है ना। तो t की वैल्यू आ जाएगी देखो 5t/12, 5t/12। इस तरीके से जो है यूनिटरी मेथड से मैंने निकाला। तो इस तरह से कहीं किसी भी पोजीशन से किसी भी दूसरी पोजीशन तक जाने का एंगल आप लोग निकाल सकते हो। इसका एक और आंसर आएगा बाय द वे, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू गो फ्रॉम x इक्वल टू +a टू -√3/2a। -√3/2a मतलब यहाँ पर भी आता है कि नहीं, मतलब आप लोग यहाँ से चालू करके +a से लेके यहाँ तक आ गए। ये तो मैंने 150 डिग्री एंगल बताया, हो सकता है कोई बच्चा ये निकाले भाई इधर से लेके x इक्वल टू -√3/2a 300 तक निकाले, हो सकता है ना, 300 तक भी आ सकते हो आप लोग, है कि नहीं, पूरा घूम के 300 तक भी आ सकते हो, क्योंकि ये भी वही लोकेशन है। ये लोकेशन में नीचे वाला हम लोग एक्सट्रीम की तरफ जा रहे थे, ये मेन की तरफ जा रहे हैं तो एंगल कितना आता, ये 90 था आपका, है कि नहीं, ये 300 था, तो 210 डिग्री मतलब 7t/12। इस तरीके से आंसर आता था। तो अपने को जो पूछा है क्या बोलते हैं, x इक्वल टू -√3/2, लॉजिकल है, हम लोग यहाँ चालू करेंगे और यहीं पे रुकेंगे, ऐसे नहीं कि घूम के आएंगे फिर से वापस ना, वो भी आंसर एक आ सकता है जबरदस्ती लाना है तो इस तरीके से अपने को टाइम कैलकुलेशन करने आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम इफ पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 3a/5। अब ध्यान से देखिए, अपना पार्टिकल कहाँ है सर, अपना पार्टिकल यहाँ है सर, x इज इक्वल टू 3a/5, है ना। 3/5 क्या है भाई, 3/5 मतलब 37 डिग्री, याद है, अल्फा इक्वल टू 37, कहाँ से निकाला सर ये आपने, है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला देख, sin इनवर्स ऑफ x0 की वैल्यू 3a/5, sin इनवर्स ऑफ 3/5 37 डिग्री। तो यहाँ से इस तरह से मैंने जुगाड़ कर लिया, अल्फा 37। अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है सर, उसकी वेलोसिटी बताइए। पार्टिकल जा रहा है मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, मूविंग यहाँ से यहाँ तो जाना, एक्सट्रीम की तरफ जाना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो ये एंगल ऑलरेडी हमने 90 डिग्री कवर कर लिया है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ का गैप कितना था, 37 से आगे का गैप कितना था, ये गैप था आपका 53 डिग्री। तो वापस आने का गैप भी आपका 53 होगा, ये 90 हो गए और ये वापस आने की 53 डिग्री हो गए, मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 143 डिग्री, है कि नहीं, इस पोजीशन का अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t और अल्फा की वैल्यू 143 डिग्री। ये इक्वेशन है उस सिस्टम का जो इस तरह से परफॉर्म हो रहा है, जिसका पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, x इज इक्वल टू 3a/5 पे है और कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट में जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन की तरफ मतलब आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से बड़ा अल्फा आएगा, तो 90 से बड़ा आ चुका है 143 डिग्री, क्या बोलते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड इन एनी काइंड ऑफ एसएचएम। किसी भी एसएचएम में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है या किसी भी चैप्टर का हो, तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, मतलब आपको क्या करना है, ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे आपका नेट फोर्स 0 हो। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोल दिया कि देयर इज सम फोर्स F इज इक्वल टू 6x - 3, है ना। क्या एसटीएम है, क्या एसटीएम है, क्या जल्दी बोलो, F इज प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए ना, F इज प्रोपोर्शनल टू x, क्या है F इज प्रोपोर्शनल टू x है, बिल्कुल नहीं, है ना। F इज इक्वल टू 6x अगर होता तो मैं बोल सकता था, F इज इक्वल टू 6 अगर होता तो बोल सकता था, -3 आया ना, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे है नहीं, है ना, सिर्फ लीनियर फंक्शन है ये। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे x का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं है, दिस इज x इज अ कोऑर्डिनेट, दिस इज x इज सम कोऑर्डिनेट, इन्होंने नंबर सिस्टम पे दिया है ना। तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी जज नहीं करते, ये लीनियर फंक्शन है। आप सोचिए, मैंने बोला आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, x इज इक्वल टू 1/2 पे आपको क्या मिलता है, 40 मिलता है, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 इज ये कोऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू 1/2, ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन है, मतलब नंबर लाइन x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपकी मीन पोजीशन है। यहाँ से आगे आप कैपिटल X मेजर करोगे, कैपिटल X से आपका x एसएचएम वाला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वाला। तो इस तरीके से जो है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, मतलब ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो सकता है इक्वेशन के द्वारा दिया गया हो, देखो यहाँ पे दिया इक्वेशन के द्वारा, हो सकता है ज्योमेट्रिकली किसी जगह दिया गया हो, आपको निकालना पड़ेगा। पहला काम है क्या बोलते हैं, आपको पता लगाना है कि मीन पोजीशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्प्लेस द बॉडी बाय स्मॉल अमाउंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से बॉडी को क्या करना है, थोड़ा डिस्प्लेस करना है x, फिर बॉडी क्या करेगी, वापस आने की कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि एसएचएम होना चाहिए ना, मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी तभी तो एसएचएम होगा, है कि नहीं। राइट एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स विच विल बी प्रोपोर्शनल टू x, बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया आपने x स्मॉल अमाउंट x से, है कि नहीं, और मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो बॉडी वापस आने के लिए जो है बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगना चाहिए, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। और नेट फोर्स में जो है आपको दिखेगा कि फोर्स इज इक्वल टू सम कचरा कुछ तो होगा डंग 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 इनटू x होगा,
और प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, आपको दिख जाएगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये जो कचरा है यही आपका एसएचएम कांस्टेंट बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई के मतलब 2π√m/k टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन से आपने क्या निकालना है, ये चीज ब्रैकेट में जो भी होगी वो के होगा, आइडेंटिफाई द के, और टाइम पीरियड फिर 2π√m/k, और ओमेगा अगर पूछा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो √k/m। ओमेगा किसका है सर, सर्कुलर मोशन वाले का, एसएचएम के पैरेलल जो चलता है। तो इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम अभी जो मैंने आपको बताया था ना, सब अब इस पे अप्लाई करूँ, है ना। मीन पोजीशन निकालो, थोड़ा आगे डिस्प्लेस करो, फिर टाइम पीरियड निकालो, सब कुछ करो। एक सिंपल ट्रिक याद करो कि जब जब यहाँ पे आप सारे केस देख लीजिए, यहाँ पे ये केस है, यहाँ पे ये केस है, यहाँ पर ये केस है कि नहीं, और यहाँ पर ये केस है, सारे केसेस में आपको दिखेगा एक स्प्रिंग है और उससे कनेक्टेड डायरेक्ट एक मास है। जहां जहां डायरेक्ट एक स्प्रिंग और एक मास डायरेक्टली कनेक्टेड है, हर वो सिस्टम का टाइम पीरियड आता है 2π√m/k। वन स्प्रिंग वन मास डायरेक्ट कनेक्शन, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2π√m/k। इवन इस केस में आप देखिए स्प्रिंग लटक रही है, स्प्रिंग क्या हो रही है, लटक रही है इस तरीके से मास के साथ, है ना। यहाँ पे मास के ऊपर नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा, है ना। मतलब ऑलरेडी स्प्रिंग आपकी क्या होगी, नेचुरल लेंथ से नीचे होगी, x = mg/k से, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि इसका भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2π√m/k। चाहे इस तरह का सिस्टम हो चाहे इस तरह का सिस्टम हो, दोनों में फर्क क्या है सर, इस सिस्टम में ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, kx, अगर लगेगा डिस्प्लेस करोगे तो। इस सिस्टम में kx भी लग रहा है, mg भी लग रहा है। तो चाहे सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स हो या ना हो, मतलब इसके ऊपर अगर मैं कांस्टेंट फोर्स F0 भी लगा दूं तो भी टाइम पीरियड कितना आएगा 2π√m/k। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कुछ नहीं है इफेक्ट। कांस्टेंट फोर्स एसएचएम में अगर आता है तो उससे बस मीन पोजीशन की लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है, टाइम पीरियड मात्र यही रहेगा, अगर एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक सिस्टम है तो, है ना। तो एक कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली दिमाग डाल, थ्योरेटिकली बात सुन लीजिए, कांस्टेंट फोर्स अगर एसएचएम में आता है तो उससे सिर्फ मीन पोजीशन की लोकेशन चेंज होती है, टाइम पीरियड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, सीरीज कॉम्बिनेशन, दो स्प्रिंग लगा दी, है ना, K1 K2। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, दोनों में जो है फोर्स सेम होगा, मतलब K1x1 = सिंपली हम क्या लिख सकते हैं K2x2, है ना। इसको सॉल्व नहीं करता पूरा में, दोनों में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, आपका फोर्स सेम रहता है। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, K1 K2 अपॉन K1 + K2, है ना, K1 K2 अपॉन K1 + K2, इस तरह से इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2। तो टाइम पास करके के इक्विवेलेंट निकाल लेना, एक बार के इक्विवेलेंट निकल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इक्विवेलेंट। अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में x सेम रहता है, x मतलब एक्सटेंशन सेम रहता है, ब्लॉक को अगर x से हिलाएंगे दोनों स्प्रिंग x से हिलेगी, यहाँ पर भी ब्लॉक को अगर आप x से हिलाएंगे दोनों स्प्रिंग एक x से दबेगी, एक x से हिलेगी। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखना, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में x सेम रहता है। उसका इक्वेशन आता है k = डायरेक्ट एडिशन K1 + K2। इसका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा K1 + K2। ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है, इसका भी आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंट K1 + K2, और टाइम पीरियड फिर आएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट, है कि नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए ध्यान से देखना, इसमें ये दोनों किस में पढ़ाइए, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में 2k का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये भी किस में है, पैरेलल में, तो सब ये मिलके 3k हो जाएगा, टाइम पीरियड 2π√m/3k, है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये ध्यान से देखिए, अब जो है इस पर आपको मैं जो है थोड़ा ट्रिक बताऊंगा। क्या ये एक ब्लॉक और एक स्प्रिंग सिस्टम है, एक ब्लॉक दिख रहा है एक स्प्रिंग दिख रही है, बट डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड का आंसर नहीं आएगा 2π√m/k। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखने में लगता है कि एक ब्लॉक है एक स्प्रिंग है, क्या दिक्कत है, अरे एक ब्लॉक एक स्प्रिंग है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में पुली आ गई, अजीब सा कुछ है। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मास को जो है स्प्रिंग नहीं लगाई, दूसरी जगह लगाई। इसको कैसे करना है इमेजिन करो कि आपने जो है इस मास को x नीचे खींच लिया। अगर आपने इस मास को x नीचे खींच लिया तो आप देख सकते हो स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव आएगा, स्प्रिंग के अंदर जो है 2x आएगा, कंस्टेंट आता है सबको, एनएलएम पढ़ा है सबने। इसको अगर हम x से नीचे खींच लिया तो इसके अंदर कितना आएगा, क्या बोलते हो 2x आएगा। तो स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी फोर्स था, नया फोर्स कितना तैयार हुआ 2kx का, स्प्रिंग के अंदर नया फोर्स तैयार हुआ। स्प्रिंग के अंदर अगर 2kx तैयार हुआ तो इधर भी 2kx तैयार होगा और इधर कितना तैयार होगा नया फोर्स 4kx, है कि नहीं। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा आपका 4kx, तो एसटीएम कांस्टेंट आ गया 4k, टाइम पीरियड ये देख m/4k, ये खत्म। अब यहाँ पे देख इसको अगर तुमने थोड़ा सा नीचे लेके आ गए, इसको x से नीचे लेके आओ, इसको x नीचे लाने से स्प्रिंग के अंदर जो आएगा x/2 का क्या बोलते हैं एक्सटेंशन आएगा, तो नया फोर्स कितना बनेगा स्प्रिंग के अंदर kx/2। स्प्रिंग के अंदर अगर kx/2 बना तो इधर आधा आधा, मतलब इधर कितना नया फोर्स बनेगा kx/4। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक के ऊपर जो है kx/4 लगा, तो एसएचएम कांस्टेंट x/4 आ गया, है ना, सॉरी k/4 आ गया आपका एसएचएम कांस्टेंट, है कि नहीं। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं टाइम पीरियड निकालने के तरीके होते हैं। तो ये आपको सिस्टम्स को याद रखने का तरीका है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, देखो क्या है नेक्स्ट में 2 ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे जो एसएचएम होने वाला है लेकिन 2 ब्लॉक्स का, 2 ब्लॉक्स है और एक ही स्प्रिंग है। तो इस तरीके से जो है ये वाला M1 वाला ब्लॉक यहाँ पे एसएचएम करेगा, M2 वाला यहाँ पे करेगा, मतलब इस तरह से एसएचएम होगा। इस तरह के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है
T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट म्यू बाई के, म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। इसको याद रखें, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। काफी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इसको प्रूफ नहीं करना है हमें, इसको बस याद रखना है जेईई मेंस के लिए। सिंपल रिजल्ट, 2 ब्लॉक सिस्टम। अब देखिए उसके बाद क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद देखिए कि आपके पास जो है एक ईंट है, मान लो एक पत्थर है, पत्थर तो बोल सकते हो, ब्लॉक है, इस तरह से पानी में तैर रहा है ना, पानी में तैर रहा है मतलब उसकी डेंसिटी वाटर से पक्का क्या होगी, कम होगी, पानी में तैर रहा है, इस तरह से रेस्ट पे था। थोड़ा सा इसको क्या करो, पुश करो नीचे, थोड़ा इसको पुश करो और छोड़ दो तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। उसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। यहाँ पे L क्या है सर, L क्या है ध्यान से देखिए, L इज द लेंथ जो पानी में डूबी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की जो तैर रहा है पानी में, उसकी कितनी लेंथ जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डूबी हुई थी पानी में, उसको L बोला है मैंने। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सिंपल पेंडुलम जैसा लग रहा है आपको, है ना। उसके बाद क्या है, इसी फॉर्मूला को अगर आप लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, L की वैल्यू पुट करके लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट M अपॉन A रो L G। M मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बीन ऑसिलेटेड, A मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो A है, रो L मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। इस फॉर्मूले को याद रखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें आइडियल गैस है और पिस्टन है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में था, आइडियल गैस पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे गैस का भी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो फ्रिक्शन क्या है हमारा, आइडियल पिस्टन है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस आइडियल पिस्टन, जिसका मास जो है हम लोग M ले रहे हैं, एरिया उसका A ले रहे हैं। ये पिस्टन था, पिस्टन रेस्ट पे है, मतलब ऊपर प्रेशर P0 है, नीचे भी प्रेशर क्या है, गैस का P0 है। अब इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे दबा दो, दबाने से प्रेशर बढ़ जाएगा और थोड़ा ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो ये पिस्टन के अगर ऑसिलेशन होंगे, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड उसका ये रहा, है ना। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसमें गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोथर्मल प्रोसेस रहती है गैस की, तो ये टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट M V0 अपॉन P0 A स्क्वायर। V0 क्या है सर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, P0 इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, है कि नहीं। इस तरह से मास पिस्टन का लेना है अपने को, M इज अ मास ऑफ पिस्टन, ये टाइम पीरियड आएगा अगर प्रोसेस में आइसोथर्मल लिखा होगा तो, है कि नहीं। और अगर एडियाबैटिक चेंज आता है कि नहीं, तो उसमें जो है एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, गैमा आ जाएगा, इस गैस का गैमा आ जाएगा, एडियाबैटिक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका वो V0 जो है वॉल्यूम गैस का A इंटू H से कर सकते हो, A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, है कि नहीं, ये एरिया बनेगा उसका, और ये H मतलब उसका हाइट बनेगा गैस का, है जितना गैस भरा हुआ है। तो ये फॉर्मुलेज जो है वन लाइन क्वेश्चन के लिए आप याद रखें, इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे। अब नेक्स्ट देखिए, एक और सिचुएशन दिखा था आपको, अलग अलग चैप्टर्स आने वाले, है कि नहीं। ग्रेविटेशन, पृथ्वी के अंदर जो है बीचों बीच एक टनल लगा दी, पृथ्वी के बीचों बीच एक टनल लगा दी, उसमें एक ब्लॉक को जो है हमने रखा, तो यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, बट हिला दिया थोड़ा तो ऑसिलेशन करेगा ऐसे, है कि नहीं। तो टनल के अंदर ऑसिलेशन, या तो कॉर्ड में, ये डायमेट्रिक टनल है, कॉर्ड वाले टनल है, कहीं भी ऑसिलेशन होने दो, कॉर्ड में जब भी टनल में ऑसिलेशन होगा पृथ्वी के अंदर, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट R क्यूब बाई GM। R मतलब कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, है कि नहीं, जो प्लेनेट जो भी है, G तो पता है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और मास ऑफ द प्लेनेट, ये ऐसे लिख सकते हो। इसी को सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, जिसकी वैल्यू होती है G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। तो दोनों एक ही फॉर्मूला, इसको याद रख लेना, है कि नहीं। R इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट और M इज द मास ऑफ द प्लेनेट, है कि नहीं। उसके बाद क्या है देखिए, 3 चार्ज सिस्टम है, यहाँ पे ये फिक्स चार्जेस है, दे आर फिक्स चार्जेस, ये फिक्स चार्जेस है। फिक्स चार्जेस के बीच में एक और चार्ज रखा है Q, है ना, इस चार्जेस को हमने यहाँ पे रखा है। इसको थोड़ा आप राइट में डिस्प्लेस करोगे तो ये आगे पीछे करेगा ऐसे, है कि नहीं, SHM। अगर हॉरिजॉन्टल SHM हो रहा है तो ये टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट MD क्यूब अपॉन 4CQQ, है कि नहीं। Q मतलब ये फिक्स चार्जेस वाले जो है वो Q है आपके, और कैपिटल Q मतलब ये वाला चार्ज है कि नहीं। और डिस्टेंस चार्जेस के बीच का याद रखना 2D है, उसका आधा यहाँ पे D इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 2D है, तो ये फॉर्मूला D के फॉर्म में आपको दिखेगा। लेकिन वही ऑसिलेशन अगर आपके ऐसे होंगे वर्टिकल, मतलब इस चार्ज को अगर आप ऊपर छोड़ दो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव होने चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको ऊपर छोड़ोगे तो दोनों वापस बुलाएंगे और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा वर्टिकल में, तो टाइम पीरियड ये वाला आएगा वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए, है कि नहीं। 2 पाई अंडर रूट MD क्यूब, यहाँ पे 2 का फर्क पड़ता है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हो रहे हैं अलॉन्ग द चार्जेस, तो ये वाला फॉर्मूला, वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहे तो ये वाला फॉर्मूला, एंड थोड़ा सेंस आपको होना चाहिए कौन सी पोलैरिटी में कौन से ऑसिलेशन होंगे। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये बीच वाला पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, ये ऑसिलेशन तो होते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और वर्टिकल ऑसिलेशन आपको करवाने हैं, तो ये चार्ज पक्का नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ज्ञान है, लेकिन इस तरह के हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन के लिए ये टाइम पीरियड और वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, देखो एंगुलर SHM को कवर करते हैं। नॉर्मल SHM हमने देख लिया, लीनियर SHM जो देखा था हमने, अब है एंगुलर SHM। जो भी चीजें जो है लीनियर मोशन में हमने देखी थी, X, V और A से डील किया था, यहाँ पे थीटा, ओमेगा और अल्फा से डील करना है। चालू करते हैं। यहाँ पे एक रस्सी है, ध्यान से देखिए, मोटी सी रस्सी है, स्प्रिंग जैसा काम करेगी ये, उसको एक डिस्क अटैच की है, लटक रहा है सिस्टम पूरा ऐसे ही, है कि नहीं। इस डिस्क को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, समझ रहे हो आप, ट्विस्ट कर दूं मतलब एक थीटा एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इसको दे दूं, इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया, तो आपको नहीं लगता रस्सी के अंदर भी जो है थीटा एंगल्स में जो है रस्सी क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। रस्सी भी थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, रस्सी ट्विस्ट हो जाएगी। मराठी मीडियम में तो अपन पेड़ा घातला, रस्सीला पेड़ा बसला, है कि नहीं। तो थीटा एंगल से अगर रस्सी को जो है हम लोग क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे, तो रस्सी जो स्प्रिंग जैसी होती है, जैसे स्प्रिंग को अगर एक्स से दबाओ तो कितना फोर्स लगता है, kx। इन द सेम वे अगर रस्सी को थीटा से घुमाओ तो एक टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है रस्सी का, जिसको बोलते हैं सी थीटा।
के एक्स के जैसा सी थीटा आता है कि नहीं। सी का नाम है क्या सर, उधर के एक्स में के का नाम क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे सी का नाम है बेटा टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द रस्सी, रस्सी का, स्ट्रिंग का या वायर का जो भी है, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क है, कैसा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, वापस बुलाने वाला, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने वाला टॉर्क है ना। और टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल किसके आ गया, थीटा के, जैसे फोर्स प्रोपोर्शनल आता था एक्स के, टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसी सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगुलर एसएचएम का कांस्टेंट बोल सकता हूँ। जैसे के को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम का कांस्टेंट बोलते हैं, सी को बोलना पड़ेगा एंगुलर एसएचएम का कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे रस्सी है, सिंगल रस्सी है, इसीलिए टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा आ रहा है। आपका टॉर्शनल कांस्टेंट ही एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट आ रहा है। किसी और केस में टॉर्क अगर थीटा के प्रोपोर्शनल आता है तो वहां पे जो भी प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन होगी, वहां का जो कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट। हर जगह रस्सी होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं, कहीं स्प्रिंग भी हो सकती है। तो देखिए ध्यान से, अगर इस तरह का इक्वेशन बनता है, दिस इज सिमिलर टू एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे माइनस भी आएगा एक, थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसका सोल्यूशन क्या था, उसके हिसाब से जो है अपन लिखते थे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा। थीटा क्या है सर, मीन पोजीशन से, यहाँ पे जो मीन पोजीशन थी, यहाँ से कितना एंगल घूम चुका है, थीटा एंगल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला ये आएगा, थीटा इज इक्वल थीटा नॉट साइन ओमेगा। थीटा नॉट क्या है सर, ये है एम्पलीट्यूड, बट इसका नाम क्या है अभी, एंगुलर एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड जो है एंगुलर एम्पलीट्यूड है ये जो भी है कि नहीं। उसके बाद डी थीटा बाई डी टी, है ना सर, इसको तो ओमेगा बोलते हैं, नहीं बेटा ध्यान सुनना, ओमेगा ये टर्म हमने पहले से यूज कर ली है। हम लोग ओमेगा जो है अंडर रूट के बाई एम, वो फेजर डायग्राम का, सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा को, डी थीटा बाई डी टी को, यहाँ पे मैं सिर्फ डी थीटा बाई डी टी लिख रहा हूँ। ये एंगुलर वेलोसिटी है उस बॉडी की जो एक्चुअल में क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, एसएचएम कर रही है, गोल गोल घूम रही है, उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। और ये ओमेगा फेजर वाला है, सर्कुलर मोशन वाला एसएचएम का, डुप्लीकेट है ना, ओरिजिनल नहीं होता वो, इमेजिनरी ओमेगा वो, तो फेजर वाला ओमेगा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा अपने पास, है कि नहीं। उसके बाद जो हम देखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम, है कि नहीं। तो यहाँ पे आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा, है कि नहीं। सॉरी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सॉरी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, नॉर्मल एसएचएम में, तो एम की जगह आई, के की जगह सी, सी इज इस केस में टॉर्शनल कांस्टेंट, नॉर्मल केस में एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट, इस तरह से। उसके बाद अपन ये देखते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है सर, जैसे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अल्फा किसका एक्सेलरेशन है, क्या क्या घूम रहा है इधर, डिस्क जो है ऑसिलेशन कर रही है, एंगुलर ऑसिलेशन, उसका अल्फा ये, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्या है सर, ओमेगा, जैसे वी होता है ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू फेजर वाला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। सब कुछ आप देख सकते हो बिल्कुल लीनियर एसएचएम के जैसा है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, एक्स को रिप्लेस किया जा रहा है थीटा से, है कि नहीं, आप देख सकते हो वेलोसिटी को रिप्लेस किया जा रहा है डी थीटा बाई डी टी से, और क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया जा रहा है अल्फा से। तो यही है लीनियर एसएचएम की कहानी, कन्वर्ट होके किसमें, एंगुलर एसएचएम में, है कि नहीं। अब इसका क्वेश्चन करते देखिए, ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, टेबल है, टेबल के ऊपर असेंबली रखी हुई है, नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस कर लिया है, दिस सिस्टम इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी हुई है, जैसे ही जो है मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ स्मॉल एंगल से, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस करता हूँ। किसको डिस्प्लेस करोगे, ध्यान से देखिए, इस तरीके से जो है इसको जब मैं डिस्प्लेस करता हूँ, मतलब ऐसा टेढ़ा करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो आपको लगता है रॉड ये ऐसे करेगा, क्योंकि सेंटर पे हिंज है, तो रॉड ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा अपनी जगह पे, सेंटर ऑफ मास जो है एक ही जगह पे रहेगा, उसके अबाउट घूम के एंगुलर एसएचएम होगा। तो जैसे ही जो है मैं इसको थीटा से घुमा देता हूँ, ध्यान सुनना, मैंने इसको थीटा से जो है घुमा दिया, तो ये एंगल भी नीचे वाला थीटा हो जाएगा। थीटा से घुमाते ही आप देखिए इसके अंदर कितना एक्सटेंशन आया, इसकी अगर लेंथ एल है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो l/2 हो जाएगा सर, है कि नहीं। तो अगर ये l/2 है बेटा, तो अगर आपका ये l/2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको लगता है l/2 इंटू थीटा हो जाएगा, है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा से, है कि नहीं। ये l/2 था, थीटा से घूम गया, तो ऊपर जो आर्क कवर हुई होगी l/2 इंटू थीटा की होगी, है कि नहीं, ये हो गया। इधर भी वैसा ही सीन, इधर भी कितना आएगा बेटा, l/2 इंटू थीटा आएगा। तो दोनों स्प्रिंग्स में एक स्प्रिंग को जो है कंप्रेस कर दिया गया है ना, एक स्प्रिंग, इसको तो आपने कंप्रेस किया, इसको क्या कर, सॉरी इसको आपने एक्सपांड किया, नहीं क्या किया हम लोगों ने, हाँ सही बेटा, दोनों तरफ एक्सपेंड, सेंटर पे हिंज है ना, ये भी कंप्रेस, ये भी कंप्रेस, कितने कंप्रेशन है, l/2 थीटा का, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना फोर्स रॉड के ऊपर लगने वाला है, तो रॉड की पोजीशन देखिए, रॉड अब टेढ़ा हो चुका है, दिस इज अ टेढ़ा रॉड, और इसके ऊपर एक कंप्रेशन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा सर, तो k l/2 इंटू थीटा, और यहाँ पर भी जो है रॉड के ऊपर एक इस तरह का फोर्स लगेगा k l/2 थीटा, है ना। फोर्सेस की डायरेक्शन को नोट कीजिए ध्यान से, स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, है ना, वापस बुलाएगी, तो k l/2 थीटा को तरफ से फोर्स लग रहा है। तो सेंटर के अबाउट मुझे बताइए टॉर्क कितना लग रहा है, क्योंकि सेंटर के अबाउट हिंज है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा इन स्प्रिंग फोर्सेस का, सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा, दोनों का भी टॉर्क जो है एक दिशा में होगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये भी इस तरीके से, है ना, तो ये रॉड इस तरह से घूमेगा, दोनों रिस्टोर करने वाले टॉर्क है, दोनों टॉर्क ऐड होंगे अगर आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे फोर्स है k l/2 थीटा, और डिस्टेंस जो है सेंटर से, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो डिस्टेंस अभी भी l/2 ही होगा, तो यहाँ पे l² बाई 4 मार देता हूँ, l² बाई 4,
इस तरीके से टॉर्क आ जाएगा और ट्वाइस करना है दोनों का मिला के, तो यहाँ पे नीचे फिर से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से KL²/2 ये मेरा SHM कांस्टेंट आ चुका है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, KL²/2 मेरा SHM एंगुलर SHM कांस्टेंट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलिए 2π√I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन हिल रहा है भाई, रॉड हिल रहा है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना आएगा mL²/12 है कि नहीं, और अपॉन SHM कांस्टेंट नया वाला दैट इज KL²/2। L² यहाँ पे नमस्ते होता है कि नहीं, क्या बचता है आपके पास देखिए 2π√m/6k। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल के आता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, यानी इस तरह से आप समझ सकते हो कि टॉर्क जो है इस टर्म के प्रोपोर्शनल है, तो यही टर्म आपकी क्या बन जाएगी, एंगुलर SHM कांस्टेंट बन जाएगी, C बन जाएगी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर 2π√I/c होता है कि नहीं। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम मतलब किसी भी चीज को लटका दो, कोई भी पर्टिकुलर आर्बिटरी शेप की चीज को लटका दो किसी हिंज पॉइंट से और उसको फूको, बस ऐसा फूकोगे तो थोड़ा थोड़ा हिलेगी ऐसे, है ना, स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी। जैसे ये पेन है, इसको लटका दिया यहाँ से, पेन को लटका दिया यहाँ से देखो, और उसको फूका तो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, एंगुलर SHM कर रहा है कि नहीं। इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2π√I/mgd, है ना। क्या चेक करिए, तो देखिए ध्यान से, एक बॉडी है यहाँ पे लटका दी गई है, बॉडी को जो है हिंज पॉइंट से लटका दिया है, तो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को जो है d बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, हिंज पॉइंट से जो है सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को d बोला जाता है। ये बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब हिंज के जस्ट नीचे सेंटर ऑफ मास है आपका, वो इक्विलिब्रियम होती है। तो ये डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे d इस्तेमाल करेंगे। mg तो दिख रहा है आपको, इसका मास m है, g पता है आपको। I क्या है भाई, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, तो हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट लेना है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसी भी लटकी हुई चीज जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का। एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट, ये एग्जाम्पल देखिए सब लोग, इधर देखो, ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है क्या लटका रखा है, रिंग लटका रखी है, रिंग ऑफ मास m रेडियस r, इसको लटका दिया है ना, और ये आपकी हिंज है कि नहीं, हिंज के अबाउट। तो हॉरिजॉन्टल हिंज है आपकी, है ना, इसके अबाउट जो है किस तरह से रिंग ऑसिलेशन करेगी, आप ध्यान से देखना। इसको अगर फूकोगे ऐसे तो ये प्लेन के अंदर बाहर जाएगी रिंग, है ना, फूकूंगा तो प्लेन के बाहर जाएगी, फिर वो अंदर ऐसे आएगी, तो अंदर बाहर इस तरह से रिंग क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, है कि नहीं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना, दैट इज माय क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए। आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM, ये कितना होता है mr²/2, उसमें mr² ऐड हो जाएगा, तो इसके अबाउट आ जाएगा 3/2 mr², है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2π√, ये नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/mgd, d मतलब डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, डिस्टेंस तो आपका r दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो है टाइम पीरियड आ जाता है। लेकिन उसी रिंग को अगर आपने ऐसे लटका दिया, ध्यान से सुनना अभी, उसी रिंग को जो है आपने इस तरह से लटका दिया, कैसे सर, ये वाला देखो, उधर वाला जो है हॉरिजॉन्टल आपका हिंज था, ये अब ऐसे ऐसे है, क्रॉस में हिंज है कि नहीं। इसके अबाउट जब ये घूमेगा, अभी इसके अबाउट जब ये घूमेगा तो आप देखना इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा बेटा, है कि नहीं। आपका सेंटर जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसी प्लेन में घूमेगा, है ना। पिछले वाला प्लेन के बाहर आ रहा था, ये इसी प्लेन में ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास वाला mr², और ये वाला भी mr², 2mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्टेंस तो जो है हिंज से सेंटर ऑफ मास का r ही है, mgd। इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर निकालने हैं। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, 2 SHM को ऐड करेंगे, तीसरा भी क्या बनेगा, SHM बनेगा। इसका ज्यादा फील आपको आता है वेव पढ़ने के बाद। अभी के लिए ध्यान समझो, एक SHM है x1 = a1 sin ω t α1, दूसरा है ये वाला x2 वाला। दोनों को अगर ऐड करूं मैं तो x नेट जो बनेगा वो भी क्या होगा, SHM होगा, है कि नहीं। x1 + x2 करूंगा तो x नेट भी क्या बनेगा, SHM होगा, जिसका नया एम्पलीट्यूड a नेट होगा, a1 और a2 का विषय होकर जो है a नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और नया उसका फेज एंगल होगा फाई। पहले का फेज α1 है, दूसरे का α2 है, नया वाला फेज एंगल फाई। सर नया क्या नया, कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है ये, एक्चुअली वेक्टर नहीं होता, तो वेक्टर के जैसा शॉर्ट ट्रिक है, वेक्टर के जैसा। तो क्या करना है, पहला आपको चक्कर ये मारना है कि आपको जो छोटा वाला फेज है, मान लो ये फेज 30 है और ये 40 है, तो छोटा वाला कौन फेज हो गया, छोटा वाला मतलब 30, मतलब a1 को छोटा बोलना है, एम्पलीट्यूड वाइज नहीं देखना है अपने को, फेज देखना है। जिसका फेज छोटा है उसको आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू जो है मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, है ना, मतलब वेक्टर को इसको ड्रॉ करना है, एम्पलीट्यूड्स को ड्रॉ करना है। पहला हॉरिजॉन्टल किसको बनाएंगे, जिसका फेज छोटा है, तो जिसका फेज छोटा है उसका एम्पलीट्यूड हॉरिजॉन्टल वेक्टर बनेगा। जिसका फेज बड़ा है वो दूसरा वेक्टर a2 जो है उसको ऊपर बनेगा। कितने एंगल पे बनेगा, तो इनके बीच का एंगल कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, ये 30 और 40 है, तो 10 डिग्री ऊपर फेज डिफरेंस के ऊपर जो है यहाँ पे a2 बनेगा, है कि नहीं, 10 डिग्री। उसके बाद आपको आता है 2 वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से जो है आपको a नेट निकालना है। कैसे निकालते बेटा, होता है ना वही सब a नेट निकालने का, तो a नेट = अंडर रूट वो सब करके यहाँ पे लिखा है देखो, a नेट = a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, है ना। फिर से बता रहा हूँ, a1 वो वाला एम्पलीट्यूड है जिसका फेज क्या है, छोटा है, a2 मतलब फेज बड़ा है। उनके बीच का एंगल कितना रखना है सर, तो जो एंगल था इनके बीच का α1 से α2, है ना, फेज डिफरेंस के बीच का एंगल था, उसी एंगल पे वेक्टर डायग्राम को बनाना है। फिर रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वही आपने रिजल्टेंट SHM का क्या है, एम्पलीट्यूड है। a नेट स्क्वायर = a1² + a2² 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा मतलब फेज डिफरेंस ऑफ द 2 SHM। तो a नेट निकल जाएगा। एक बार a नेट निकल गया तो क्या बोलते हैं, उसके बाद
आपको पता होना चाहिए कि उसी पैरेललोग्राम लॉ से हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, दिस गैमा, है ना, ये वाला गैमा भी निकाल सकते हैं tan वाले फॉर्मूले से, tan गैमा, है कि नहीं। मतलब आपको पता चलेगा कि जो a नेट है वो a1 से कितना ऊपर है, कितने एंगल ऊपर है। तो a1 का फेज जो भी होगा उसमें अपन गैमा मिक्स कर देंगे, अपने को a नेट का फेज मिल जाएगा इस तरीके से। इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सामने क्वेश्चन है, देखिए x1 और ये सब है ना। मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल वेक्टर किसको ड्रॉ करूँ। तो ध्यान से देखेंगे किसका फेज छोटा है, एम्पलीट्यूड में देखो, फेज देखो, फेज तो इसका छोटा है सर, 10 डिग्री बेचारा छोटू है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर बनाता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर ए बना दिया, है ना। दूसरा वेक्टर जो है बड़ा खतरनाक वेक्टर दूसरा 2a, एंगल कितना लेंगे सर, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 60, तो 60 डिग्री का डिफरेंस है, देखो 60 डिग्री का एंगल लिया। फिर अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, 60 डिग्री का बहुत काम का चीज़ है, मैंने सोच समझ के लिया डेटा। यहाँ पे a आ जाएगा, है कि नहीं, ये वाला a, और 2a के cos 60 में कंपोनेंट कर दो, तो 2a का cos 60 एक और a आ जाएगा, यहाँ पर 2a बचेगा, और ऊपर बचेगा 2a का sin 60 विच इज a√3, है ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, जो रिजल्टेंट आएगा, आप ध्यान से देखिए, वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, a नेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, तो 4 और ये 3 अंडर √7a, क्या बोलते हो, √7 है उसकी वैल्यू होगी, वेक्टर फॉर्मूला लगाए फटाफट ओरली, √7 है उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नया एसटीएम जो बनेगा, रिजल्टेंट एसटीएम, उसका एम्पलीट्यूड होगा √7a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब फेज निकालना है, अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट का फेज। ये रहा ब्लू वाला रिजल्टेंट आपका, इसका फेज कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल, है कि नहीं, a1 से कितना एंगल है। तो ध्यान से आप देखोगे tan थीटा इज इक्वल टू ये बाई ये होता है ना, तो ये कितना a√3 और ये कितना 2a, √3/2 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, है ना, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ √3/2, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस इसको ऐसे याद रखो, tan इनवर्स ऑफ √3/2, इस तरीके से थीटा आ जाएगा। अब फाइनल फेज मुझे लिखना है, तो फाइनल फेज लिखते वक्त मुझे पता होना चाहिए, डायग्राम मुझे बता रही है कि जो रिजल्टेंट है उसका फेज 2a वाले के फेज से कितना ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है। तो 2a वाले का फेज कितना ज़्यादा था, 2a वाले का फेज था 70 डिग्री, तो पहले 70 डिग्री आएगा, उसमें जो है 70 डिग्री तो ऑलरेडी 2a का फेज था, उसमें थीटा ऐड करना है, तो प्लस थीटा मतलब प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना है वो, √3/2। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर होता है रिजल्टेंट एसएचएम का, है ना। रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड आया ये वाला और रिजल्टेंट फेज आया ये वाला, तो इस तरीके से इसको आपको करना होता है। नेक्स्ट देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन, सिंपल सा है, छोटा सा है, ध्यान से सुनना, मेंस में आता है सिर्फ, एंड एडवांस में अभी ऐड हुआ है, इसके ऊपर अलग से वीडियो अपन बनाएंगे, तो ध्यान सुनना। ये अपना नॉर्मल एसटीएम है, इधर देखो पहले, उधर मत देखो, नॉर्मल एसटीएम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है कि नहीं। इसका टाइम पीरियड 2.√m/k, उसकी ओमेगा स्टैंडर्ड है √k/m, इस तरह से ओमेगा होती है। नॉर्मल एसटीएम प्यारा प्यारा अच्छा। इसी एसटीएम को इमेजिन करो कि पानी के अंदर हो रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। जब ये डब्बा ऊपर नीचे करेगा, तो जब नीचे जा रहा होगा, जब ऊपर आ रहा होगा, तो पानी है अभी इधर, पानी फ्रिक्शन लगाता है, पानी का फ्रिक्शन विस्कोसिटी होती है ना भाई, तो पानी का फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग ऐसे मानते थे कि इसका एसएचएम अनंत काल तक चलता रहेगा, इसकी एनर्जी कहीं भी डैम्प नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली। पानी के अंदर आप करोगे, हवा में भी करोगे, हवा इज काइंड ऑफ पानी, हवा भी एक लिक्विड होता है कि नहीं, फ्लूइड होता है बेसिकली, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आइडियल वैक्यूम में तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में पानी होता है और पानी में फ्रिक्शन लगता है, तो आपको नहीं लगता इसका एम्पलीट्यूड जो है धीरे 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 क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसको बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब लीकेज होना, एनर्जी का लीकेज हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है फोर्स ऐसे रखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू kx, है ना। जब ये इस ब्लॉक को अगर x डिस्टेंस आप नीचे ले जाओ, तो ऊपर कौन से फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर हम लोग, F इज इक्वल टू, तो kx लगता है स्प्रिंग का, और पानी का फोर्स जो लगता है, फ्रिक्शन लगता है पानी के अंदर, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। पानी के अंदर आप जितने तेजी से भागोगे उतना ज्यादा जो है आपकी स्किन फटेगी, मतलब उतना ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। तो पानी का फोर्स जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए B भी लगाते हैं, और B जो कांस्टेंट है, जो डैम्पिंग कराता है, एनर्जी उड़ाता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना। तो इक्वेशन बनती है आपकी F इज इक्वल टू -kx - bb, इसको सॉल्व करो, इस तरह का इक्वेशन बनता है, और फाइनली जो निकल के आता है सिस्टम का इक्वेशन वो ये आता है। इसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमने अभी इमेजिन किया था, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, सॉरी धीरे धीरे घट रहा है। तो एम्पलीट्यूड अगर घटेगा तो आपको लगता है ये एम्पलीट्यूड की टर्म टाइम का फंक्शन आएगी, ए विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज नॉट अ कांस्टेंट। उसके बाद साइन वाली अपनी टर्म है, ओमेगा डैश कुछ आ रहा है। ओमेगा डैश क्या है सर, अगर पानी नहीं होता, नॉर्मल एसटीएम होता, तो ओमेगा ये था भाई, नॉर्मल वाला ओमेगा √k/m। अब ओमेगा थोड़ा सा कम हो जाता है, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लो यहाँ पे टाइम पीरियड आता है 20 सेकंड, है कि नहीं, यहाँ पे ओमेगा कम हो जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ओमेगा थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे ओमेगा आता था मान लो 20 रेडियन पर सेकंड, ध्यान सुनना, कितना आता था, 20 रेडियन पर सेकंड मान लो। तो यहाँ का ओमेगा जो है आप देख सकते हो थोड़ा सा आप कम आने वाला है, 20 की जगह मान लो आएगा 15 आएगा, मान लो ऐसे रेडियन पर सेकंड, है कि नहीं। ये ओमेगा कांस्टेंट था, ये ओमेगा और टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट कम होके आया अभी, है कि नहीं। पहले जो 20 रेडियन पर सेकंड आता था ओमेगा, अब थोड़ा सा कम होके आया, एक बार आ गया लेकिन 15 जो भी आया, अब ये कांस्टेंट रहेगा। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट एनर्जी घटेगी, मतलब एम्पलीट्यूड इसका घटेगा, है कि नहीं। ये फॉर्मूला याद रखें। इसका क्या फायदा है, तो ध्यान से देखिए,
ये फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, टाइम का, और ओमेगा डैश भी बताया है कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड टाइम पे इस फंक्शन से डिपेंड करता है। एक्सपोनेंशियल डीके आप सब जो जानते हो, e रेज़ टू x का फंक्शन आता है। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m। a नॉट क्या है सर, ऑब्वियसली भाई सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड इनिशियली रहा होगा, डैम्पिंग जब चालू हुई है ना, इनिशियल एम्पलीट्यूड उसका a नॉट था, और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऐसे आएगा और आपका जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा, e की पावर माइनस bt बाई 2m। b डैम्पिंग कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, और t मतलब टाइम के साथ जो है ये वेरी करेगी टर्म, और इस तरीके से एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। इसका ग्राफ भी आता है, अगर आपको देखने की इच्छा है तो ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है, तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, ये गिरता जाता है एक्सपोनेंशियली, एम्पलीट्यूड कम कम होते होते इन्फिनिटी के बाद जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से होता है कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड इज फंक्शन का, सॉरी टाइम का फंक्शन। ओमेगा कितनी आती है, तो मैं आपको अभी बोला था कि नई ओमेगा कम होकर आती है, तो नई ओमेगा जो है ओमेगा डैश डैम्पिंग वाली, वो √k/m माइनस b² /4m²। √k/m तो पुरानी वाली नेचुरल ओमेगा है जहाँ डैम्पिंग नहीं होती थी, उसमें से कुछ टर्म माइनस हो रही है, b² /4m², इज पॉजिटिव टर्म, तो पक्का नहीं है नई वाली ओमेगा थोड़ी कम होकर आएगी, टाइम पीरियड बड़ा हुआ होगा इस तरीके से। तो नई ओमेगा ये आती है अननेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो भी निकल के आती है कम होकर बाद में कांस्टेंट रहती है। तो टाइम पीरियड भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओमेगा कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड अगर 10 सेकंड था तो यहाँ पे 12 सेकंड हो जाएगा, बट जो भी 12 सेकंड का टाइम पीरियड आए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये डैम्पिंग का इक्वेशन छोटा मोटा है, इसको आप याद रखें, ये दो इक्वेशन बड़े काम के, है ना। इसके बाद जो है अपन डैम्पिंग यहाँ पे मेंस के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे जब आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।